फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातील 14वी कहाणी शराब से स्मॅक तक यानी बद से बदतरीन। जर माझे तुम्ही मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और उम्र 38 वर्ष। मूलतः मैं ईरानी नागरिक हूँ, किंतु विगत 10 वर्षों से दिल्ली में एक शरणार्थी के रूप में रह रहा हूँ। अपनी जान बचाने के उद्देश्य से मैं ईरान से भागकर दिल्ली आ गया। ईरान के एक बंदरगाही शहर में मेरा जन्म हुआ। मैं अपने माता पिता की चौथी संतान हूँ। मेरे 4 भाई और एक बहन है। मेरे पिता मत्स्य विभाग में वरिष्ठ अधिकारी थे। हम अपने इलाकों के अमीर लोगों में से एक थे। हमारे पास काफी जमीन जायदाद थी, इसलिए हमारा बचपन खुशनुमा यादों से भरा है। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे मन में कुछ अर्थपूर्ण काम करने का सपना अंकुरित हुआ। मैं कुछ ऐसे दोस्तों की सोबत में आ गया जो शराब पीते थे। 15 साल की उम्र में मैंने भी शराब पीना शुरू कर दिया। जहां तक शराब का ताल्लुक है, वह समाज में आम थी। एक और जहां यह सब हो रहा था, वही दूसरी ओर समाज का एक वर्ग सत्ता और उसकी राजनीति के खिलाफ बगावत कर रहा था। युवक उसमें अधिक सक्रिय थे। मैं भी अपने देश के खिलाफ होने वाले राजनीति की गतिविधियों में शामिल हो गया। क्रांति का असर होने के साथ ही सरकार ने भी ताकत से प्रतिक्रिया करना शुरू कर दी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पकड़कर जेलों में ठूसना शुरू कर दिया। मैं भी गिरफ्तार हुआ, अलबत्ता हल्के आरोप में। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के सामने तकलीफ उठाकर मर जाने के अलावा कोई और चारा न था। सच्चाई यह है कि 50 से 60 लोगों को जेल की कोठरियों से निकालकर बाहर ले जाया गया और उन्हें यहाँ तक कि फांसी दे दी गई या गोली मार दी गई। हर एक को पता था कि उनके साथ क्या हो रहा था, किंतु कोई भी विरोध नहीं कर सका। मैं अपनी युवावस्था को लेकर बहुत सहमा हुआ था। सोचता था कि मेरा भी वही हाल न हो, कहीं मुझे भी गोली न मार दी जाए। 6 महीने की प्रताड़नापूर्ण कैद के बाद मैं रिहा हुआ। मुझे पता चला कि मेरे ढेर सारे साथी लापता है। बताया गया है कि उनमें से अनेक मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ अन्य देश छोड़कर भाग गए हैं। अब मेरी जिंदगी को भी खतरा पैदा हो गया था। मैं भूमिगत होकर देश से भाग जाने के मौके का इंतजार करने लगा। हालत बहुत खराब थी। मुझे पता चला कि पुलिस मेरी तलाश में थी। मेरे परिवार शासन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, इसी वजह से मैं एक बार बच गया। मैंने सीमा पर पहुंचने का प्रबंध किया और सरहद पार करके पड़ोसी देश पाकिस्तान में दाखिल हो गया। मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि अगर आपके पास ताकत और खर्च करने के लिए पैसा हो तो किसी भी चीज का प्रबंध किया जा सकता है। अब तक मेरे पास ताकत और पैसा दोनों ही थे। आगे की यात्रा बहुत कठिन थी। मुझे पता नहीं था कि मैं कहीं जाकर ठहरूंगा। सरकार के समर्थक हर जगह थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी। मेरे देश से भागकर आए हुए जानकर लोग कराची में रहते थे। कराची पहुंचकर मैंने संपर्क किया। वे बहुत मददगार साबित हुए। उन्होंने मुझे खाना और सिर छिपाने की जगह दी। शराब पीने की मेरी आदत उभर पर थी। उसकी व्यवस्था मैंने अपने परिवार और खाड़ी देश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने वाले धन से कर लेता था। यह धन मेरा उन मित्रों के नाम से आता था जिन्होंने शहर में वैध तरीके से रहने की कागजात तैयार करवा लिए थे। मैं कागजात इसलिए तैयार नहीं करवा सका क्योंकि मेरे दोस्तों ने वैसा न करने की सलाह दी थी। मेरे देश के लोग क्रांतिकारियों की तलाश में हर जगह घूम रहे थे और ऐसी अफवाह भी थी कि वे लोग देखते ही मार डालेंगे। 1 साल तक वहां रहने के बाद मैंने महसूस किया कि खतरा अभी भी मुझ पर मंडरा रहा है और वो लोग मुझ तक की सभी कुछ ही क्षण में पहुंच सकते हैं। जिंदा रहने के लिए मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जरूरत थी। ऐसी जगह भारत हो सकता था, किंतु वहां पहुंचना बहुत कठिन था। पैसा एक बार फिर काम आ गया और मेरे दोस्तों के एक संपर्क सूत्र ने अपना वादा पूरा करते हुए बंबई जाने वाले जहाज में चढ़ा दिया। सफर आरामदेह था और भारत में घूमना फिरना आसान था। बंबई के निकट हम एक नाव पर सवार हो गए।
और मुझे संदिग्ध रूप से बिना किसी खोजबीन के बंबई ले आई। मैंने अपने दोस्तों से कुछ पैसा उधार ले लिया था। मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं था। मैं फौरन दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया, क्योंकि मैं वहां वर्षों से रहने वाले कुछ शरणार्थी को जानता था। दिल्ली पहुंचकर मैंने उनसे संपर्क किया। वे लोग बड़े मददगार साबित हुए। उन्होंने मुझे न केवल रहने की जगह उपलब्ध कराई, बल्कि वे मुझे UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के कार्यालय में पंजीकरण के लिए ले भी गए। सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद मेरा नाम शरणार्थी के रूप में दर्ज हो गया और मुझे उससे संबंधित दस्तावेज मिल गए। इससे मैंने राहत की सांस ली। बहरहाल इन प्रक्रिया तथा पूरी तरह अनजान शहर की जिंदगी में अपनी कीमत वसूल की। मैं बड़े पैमाने पर शराब पीने के साथ साथ चरस और गांजा भी पीने लगा। यह बात है कि मेरी शराबखोरी की लत स्मैक में बदलने के लिए वे लोग समान रूप से जिम्मेदार थे। मेरे घर तथा रिश्तेदारों के पास से कुछ पैसा अभी भी आता रहा। बाकी खर्च आयोग से मिलने वाले भत्तों से पूरा होता जाता। व्यस्त रहने और स्मैक से दूर रहने के लिए मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। स्मैक की लत ने मेरे शरीर को गोश्त खाना शुरू कर दिया। मैं बहुत कमजोर हो गया, लेकिन उसके बावजूद मैं भूखा तो रह सकता था, लेकिन स्मैक के लिए बगैर मैं नहीं रह सकता था। मुझे मानसिक तकलीफें होने लगी और मेरी सेहत गिरने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से चल फिर पाता था। मेरे आसपास सिर्फ स्मैक और मेरे स्मैक पीने वाले दोस्त ही नजर आते थे। किराया अदा न कर पाने के कारण मुझे मकान खाली करना पड़ा। मैंने फुटपाथों और समय पर पहुंचने की स्थिति में रैन बसेरों में सोना शुरू कर दिया। आयोग को मेरी आदतों का पता चलने के बाद मुझे सलाह दी गई कि मैं नशा मुक्ति के लिए इलाज कराऊं, वरना आयोग मेरा भत्ता बंद कर देगा। मैंने आयोग का सुझाव भी कोई परवाह नहीं की। नतीजन मेरा भत्ता बंद कर दिया गया। इसकी खबर मेरे घर पहुंची और मेरा भाई फौरन ईरान से दिल्ली आ गया। मेरे भाई और आयोग के अधिकारी मुझे अनेक नशा मुक्ति केंद्रों पर ले गए, लेकिन मैं वहां से भी भाग आया। बहरहाल मेरा भाई एक निजी अस्पताल में दाखिल कराने में सफल हो गया। मेरी हालत में सुधार से संतुष्ट होकर मेरा भाई वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने फिर से सारी चीजें पीनी शुरू कर दी। एक स्थिति ऐसी आ गई कि मैं अपनी आदतें सुधारनी शुरू कर दी। आयोग इस बार मुझे नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र ले गया। मरीजों और नवज्योति के कर्मचारियों से बात करने के बाद मैंने इस बार पूरा इलाज करने का फैसला किया। इलाज के बाद मेरी सेहत ठीक तो हो गई और नशाखोरी की ये मेरी लत पूरी तरह छूट गई। सच्चाई यह है कि मैं संगठन में स्वैच्छिक सेवा करने लगा और मैंने पुराने नशाखोरों के पुनर्वास के लिए UNDCP के सहयोग से नवज्योति द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी लाभ उठाया। अब मैं नवज्योति का आउटरीच टीम का काम कर रहा हूँ और नशाखोरी की बुराई के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए मैं बेहतरीन सबक हूँ। इसमें गलती किसकी है? चरस और गांजा जैसे नशीले पदार्थ के साथ साथ शराब का सेवन व्यक्तिगत विनाश का निश्चित मार्ग है। स्मैक आदमी का मांस खा सकता है। आदि व्यक्ति बिना खाए तो रह सकता है, किंतु बिना स्मैक पिए नहीं। पहले युवक ड्रग्स पीते हैं, बाद में ड्रग्स युवकों को पीती है। परिवार को चाहिए कि अपने बच्चों की हरकतों पर निगाह रखे। घर से दूर रहने वाले बच्चों की मांग पर पैसे भेज देना ठीक नहीं है। घरों से बाहर रहने वाले बच्चों को सावधानी से दोस्त बनाने चाहिए। गलती नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह से सीख लेनी चाहिए।